पहले तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि क्योंकि हमने थोड़ा सा पहले मैं सबसे मेन टारगेट है कि चीज़ें हमने समझनी है। उसकी दो वजह, एक तो ये कि पेपर, दूसरा कहीं बोलने जोगे हो जाते हैं ना। तो मेन टारगेट अगर पेपर के हवाले से देखते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज़ ये है कि सर का जो पेपर है, मैंने सीनियर से पूछा है, अकॉर्डिंग टू देम ये टोटल रट्टा होता है, ठीक है। टोटल रट्टा से क्या मतलब है कि सर ने एज इट इज लाइन उठा लेनी है। लेकिन व्हेन दे वर टेलिंग मी कि इसके अंदर वो क्या करते हैं सर, जैसे जहाँ पे मोर लिखा है ना, वहाँ पे मोर खत्म करके लेस लिख के आगे जो है ब्लैंक खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो सर कुछ ना कुछ कर देते होते हैं, जिसकी वजह से समझ नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले तो फिर साइडों को रट्टा मारने के लिए हम थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो उसके रट्टा फिर हमने एट मारना ही मारना। वो डेफिनेट है कि हमें स्लाइड जो है ना वो रटनी पड़ेंगी, कि एज इट इज लाइन आती है। लेकिन अगर समझा हो तो फिर दैट्स डेफिनेट कि हम कर लेंगे। पेपर पैटर्न अभी तक सर ने नहीं बताया, लेकिन कोशिश यही होगी कि एमसीक्यूज ना आए, ठीक है। उसमें रिस्क ये होता है कि फिर चार गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। एक भी ठीक हो सकता है, दो भी ठीक हो सकते हैं, तीन भी ठीक हो सकते हैं, ऑप्शन चार भी। पर अगर हम कोई एक ऑप्शन कम लगा दें या ज़्यादा लगा दें तो वो दोनों केसेस में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू जो है वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसमें गलती के, ठीक है। जबकि अगर ब्लैंक मेजर जो है ना वो यही होगा, ट्रू फॉल्स आ जाए। उसमें ये होता है कि हमें पता होता है कि फॉल्स या ट्रू करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सीनियर से पूछे तो टी सेट के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत घुमाने वाले होते हैं सर के, और सर कहते हैं वन लाइनर आंसर दें, ठीक है। और वो वन लाइनर ही समझ नहीं आ रहा होता, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि समझ के उसको चीज़ों को जो है वो क्रैम भी कर लें, और उसके बाद फिर हम इसको देख भी लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली स्टार्टिंग वाला पॉइंट में तो ऐसे कुछ भी इतना कोई औखा सौखा नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। दो बेसिकली इसको फंक्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा आ जाता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा आ जाता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वही नो दैट कि वो डाइजेशन है। डाइजेशन से भी मतलब मेनली ये कि खाने का बाहर वाले इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर वाले इन्वायरमेंट में जाना, ये बेसिक फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके चार स्टेप्स हैं। पहले मोटिलिटी, चीज़ों की मूवमेंट, सिक्रीशन जो भी उसके ऊपर सिक्रीशन होनी है वो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इसको मैंने इस तरह याद कर लिया था बेसिकली कि मोटिलिटी, सबसे पहले आप खाना लेके जा रहे हो, मुंह में लेके गए, दैट इज मोटिलिटी। उसके बाद जैसे ही स्टमक में गया तो वहां पे इसके ऊपर क्या हो गई, सिक्रीशन हो गई, ठीक है, सिक्रीशन। उसके बाद डाइजेशन होती है, और लास्ट पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो तरतीब से ये चार स्टेप्स हैं इसके अंदर। अब इनकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल लिखी हुई है यहाँ पे, ये मैंने खुद से लिखी है, वैसे नहीं थी इनके अंदर। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, थ्रू पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी मूवमेंट होनी है। मोटिलिटी की डेफिनेशन स्लाइड्स में है, बाकी जो डेफिनेशन है वो स्लाइड के अंदर नहीं है। सिक्रीशन है जो भी सब्सटेंसेस रिलीज होने हैं ताकि फूड की ब्रेक डाउन हो सके। डाइजेशन जो है वो फिजिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन। वी नो दैट मुंह से भी हम खाना चबाते हैं तो दैट इज आल्सो डाइजेशन, ठीक है। और स्टमक जो है वो भी मस्कुलर मूवमेंट करता है, वो भी डाइजेशन है। उसके अलावा केमिकल सिक्रीशन रिलीज हुई, उसकी वजह से जो डाइजेशन हो रही है दैट इज आल्सो टर्म्ड अंडर द डाइजेशन। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है अब्जॉर्प्शन, जो कि मटेरियल का ट्रांसफर है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटेस्टाइन के ल्यूमन से ब्लड के अंदर चले जाना, ठीक है। ये मेन फंक्शन है। दूसरा हमारे पास आ जाता है मैस बैलेंस। अब मैस बैलेंस जो है वो बेसिकली क्या है कि इनपुट जितना हमारे इनपुट किस हवाले से, हमारी बॉडी के हवाले से नहीं, ल्यूमन के हवाले से, इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक में का इन के अंदर कितना आ रहा है और उससे कितना बाहर जा रहा है। बाहर दोनों सेंसेस में हो सकता है, इनटू द बॉडी भी, डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल के इनटू द बॉडी जाएगा ना, और आउट ऑफ द बॉडी भी डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल के जाएगा। इनपुट की बात करते हैं, टोटल 2 लीटर है जिसको मैंने तरतीब दी थी। 2 लीटर फ्रॉम फूड, यानी कि पहले 2 लीटर, उसके बाद सलाइवा आया तो 1.5 लीटर, उसके बाद गैस्ट्रिक आया फिर से 2 लीटर, फिर इंटेस्टाइन आया फिर से 1.5 लीटर, पेंक्रियाटिक 1.5 लीटर, और लास्ट पे जो बचा 0.5 वो बाइल था। तो दो, डेढ़, दो, डेढ़, डेढ़, हाफ, ठीक है। तो ये एक तरतीब से मैंने इसको कर लिया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटपुट। आउटपुट के अंदर सिंपल है, 7.5 लीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, 1.4 लीटर लार्ज इंटेस्टाइन में, और 0.1 लीटर जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा इतना मुश्किल तो नहीं था, मुझे एक दो बार में याद होगा, मैं जुबानी भी दोबारा सुनाऊं तो 2 लीटर इनटेक था, 1.5 लीटर सलाइवा था, मैं जुबानी सुना रहा हूँ। 1.5 लीटर सलाइवा था, फिर 2 लीटर गैस्ट्रिक था, 1.5 लीटर इंटेस्टाइन का था, 1.5 लीटर पेंक्रियाटिक का था, हाफ लीटर जो है वो बाइल का था। जब आपने एब्जॉर्प्शन की बात की, जो उसके अंदर जो है आउटपुट थी उसकी, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर कितना जा रहा है, तो 7.5 लीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो गया, 1.4 लीटर आगे, और 0.1 लीटर जो है वो एक्सक्रीट आउट हो गया थ्रू फीसेस। तो ये रट्टे में अगर एमसीक्यू या ब्लैंक्स में सर पूछ सकते हैं तो इसमें फिर ये चीजें हमें याद होती हैं। उसके बाद जो है प्रोटेक्शन है, ये डेफिनेटली जो इसका पूरा इम्यून सिस्टम है, म्यूकोजल इम्यूनिटी हम पूरा पढ़ चुके हैं, वो वाला पार्ट भी इसी में कंक्लूड होता है, तो वो भी इसका सेकेंडरी फंक्शन है।
आगे मोटिलिटी की लिखी हुई है। मोटिलिटी के जो प्रोसेसेस हैं वो पांच हैं। पहला है इंजेशन। इंजेशन है बाहर वाले इन्वायरमेंट से मुंह तक खाने का आना। उसके बाद मेस्टिकेशन है, जो हम उसको चबाते हैं, वो वाला इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है डीग्लूटिनेशन, जिसको हम स्वेलिंग कहते हैं। उसके बाद पेरिस्टालसिस, रिदमिक मूवमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक। अच्छा, और लास्ट पे आ जाता है सेगमेंटेशन, जो कि है मिक्सिंग इन द इंटेस्टाइन। ये लास्ट टाइम मैम सारा भी पूछ रही थी कि इसके अंदर क्या मतलब कौन सी मूवमेंट है। तो बेसिकली जो पेरिस्टालसिस है दैट इज द मस्कुलर मूवमेंट, जो कि ओवरऑल माउथ से लेके एंड तक चलती है। जबकि जो सेगमेंटेशन है ना, ये मस्कुलर मूवमेंट नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, वो इस तरह की अगर होती है ना, वैसे इंटेस्टाइन है ये। और इसके अंदर मटेरियल जब वो पैक हो चुका है, वाटर का कंटेंट जब वो तकरीबन खत्म हो चुका होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर जब वो प्रॉपर मटेरियल मूव नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो सकती। तो क्या होता है कि जिस तरह इसका ये वाला है, तो इसका ये एंड पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और इससे से पीछे से ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट में हम कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं और अंदर वाला चीज जैसे एक्सपेंड कर जाती है। वो यूज टू डू दिस। जब बचपन में हमारे पास जो बेल्ट होती थी ना, उसको दो एंड से घुमाते थे, उसको पकड़ते थे तो करीब लेके आते थे। करीब लेके आने की वजह से क्या होता है, बेल्ट जब दरम्यान में तो खुल जाती थी, बेल्ट के पटाखे मारते थे जैसे। तो अब होता क्या है कि इस तरह करके ये जो ट्यूब है वो इस तरह करके एक्सपेंड कर जाती है, ठीक है। ये जहां से आपने दबाया था उसको, और यहाँ से भी दबाया था, तो ये इस तरह करके एक्सपेंड कर गई, ठीक है। तो इसकी निस्बत ये एरिया क्या है, अब ये एरिया खुल गया है, ठीक है। तो ये एरिया प्रोवाइड करता है उसको प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर एरिया प्रोवाइड करता है ये एक्सपेंशन जो है, कि ताकि वहां पे प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल हो सके, ठीक हो गया। इसको कहते हैं सेगमेंटेशन। तो ये सेगमेंट्स बन गए, ये एक पूरा एक सेगमेंट है। इसी तरह ये जहाँ पे कंट्रैक्ट हुआ उससे आगे फिर एक और नया सेगमेंट बना होगा, सही हो गया। इसको सेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये सेगमेंटेशन इज स्पेसिफिक टू लार्ज इंटेस्टाइन, जबकि जो पेरिस्टालसिस है वो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर हो रही होती है। उसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है जो इसकी एनाटॉमी है, बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग क्या है इसकी, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत मैंने रटा मारने का एक बड़े बेहतरीन तरीके निकाले भी थे। तो सबसे पहले लेयर्स के ऊपर बात करते हैं। लेयर्स के नाम हमने याद किए हुए हैं तरतीब से, वो इतना इशू नहीं है। मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोजा। तो ये तो हमने याद कर लेना, ये इतना मुश्किल नहीं है। अब मिकोजा के अंदर तीन लेयर होती हैं। पहली एपिथेलियम, दूसरी लेमिना प्रोप्रिया, और तीसरी है मस्कुलरिस मिकोजा। एपिथेलियम वी नो दैट के सबसे आउटर लेयर जो है वो एपिथेलियम की होती है, ठीक है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि नाइन्थ क्लास से स्टार्ट किया हुआ है। सबसे अंदर वाली सबसे आउटर लेयर जो है वो एपिथेलियम नहीं है। तो अंदर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहले एपिथेलियम आएगा। उसके बाद है लेमिना प्रोप्रिया। प्रिया, प्रो का मतलब है किसी से पहले, प्री का मतलब किसी के बाद, इस तरह समझ लो, ठीक है। प्रो प्रिया, किसी से पहले किसी के बाद। तो इसका मतलब ये होगा कि ये लेयर जो है वो दरमियान में है। लेमिना से, लेमिनेशन से मैंने याद किया था। जिस तरह हम क्या करते थे बचपन में, कॉपी को रैप करते थे ना, वो लेमिनेट करवाते थे। तो सबसे ऊपर क्या लगा होता था, नाम का कार्ड, वो कार्ड सा बनाते थे। वो जो कार्ड है वो बेसिकली आपका क्या है, एपिथेलियम है। उसके बाद नीचे की थी लेमिनेशन, जो कि क्या है, लेमिना प्रोप्रिया। प्रो से यानी कि एपिथेलियम के बाद, और प्री का मतलब है कि ये मस्कुलरिस से पहले। और जो मस्कुलरिस में होता है दैट इज द मेन पार्ट, वो किताब कॉपी का गत्ता होता था, ठीक हो गया। वो मस्कुलरिस मिकोजा है। उसके बाद उससे नीचे आ जाते हैं सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा जो है ये है, इसको आप सब म्यूकोजा प्लेक्सिस भी कह सकते हैं। प्लेक्सिस से मुराद है कि इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल कंट्रोल होता है, ठीक है। वो क्या होता है वो आगे हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसको हम कहते हैं प्लेक्सिस ऑफ मीजनर। मीजनर में इस तरह किया था कि यूजुअली जो दूसरे नंबर पे बच्चा होता है ना बहन भाइयों में, वो सबसे बड़ा मीसना होता है। तो मीसना से मीजनर। तो जो सेकंड वाला है, सब म्यूकोजा है, तो उसको हम कहेंगे प्लेक्सिस ऑफ मीजनर, ठीक हो गया। जो थर्ड है दैट इज मस्क्यूलरिस। अब मस्क्यूलरिस जो है लेयर तो हमने याद कर ली, इसका जो दूसरा नाम है वो है माई एंटेरिक प्लेक्सस। याद करने का तरीका ये था कि देखो, चार लेयर हैं टोटल, जिसमें से तीन हमने पढ़ ली हैं। अब जिसके पास तीन है उसने कहना ये तो मेरी ही है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा का पूरा मेरा है। माई एंटेरिक, एंटेरिक फॉर इंटेस्टाइन होता है ना। तो माई एंटेरिक, तो माई एंटेरिक प्लेक्सिस, जिसके पास तीन, चार में से तीन हिस्से आ गए, उसने कहना माई एंटेरिक प्लेक्सिस। और दूसरा इसका नाम है और बैच। और बैच इस तरह याद किया था कि उसने कहा कि हाँ जी और कुछ बचा है अभी, तो उसने कहा हाँ जी बचा है, सरोजा की लेयर बची हुई है, ठीक है। तो और बचा के बाद जो है वो और बैच, जिसको हम कहते हैं प्लेक्सिस ऑफ और बैच, वो भी मस्कुलरिस को कहेंगे। और लास्ट जो लेयर है दैट इज सरोजा। ओके। तो आगे है हमारे पास इसकी एपिथेलियम आ जाती है। एपिथेलियम का बेसिक जो रूल है वो ये है कि इसके अंदर ऐसे जो पार्ट्स है ना, जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, इनर डाइजेस्टिव सिस्टम के वो सारे पार्ट जहाँ पे किसी किस्म की कोई एब्जॉर्प्शन नहीं ना हो रही, वहाँ पे नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है या कहीं से सिक्रीशन हो रही है, मेन सिक्रीशन डाइजेस्टिव एंजाइम की, तो वो आपका क्या है, सिंपल कोलमनर होगा। सिंपल इज दैट।
माउथ एंड फेरेंक्स देख लो, इसोफेगस देख लो, यहाँ पे इन दोनों में कहीं भी कोई सिक्रीशन या डाइजेशन नहीं होती जो कि एड अप होती है उसके अंदर, ठीक है। माउथ एंड फेरिंग्स में ग्लैंड्स हैं, लेकिन प्रॉपर वो ट्यूब लाइक सिक्रेशन नहीं है कि ग्लैंड पीछे पड़े हों। बिल्कुल साथ ही यहाँ पे ग्लैंड पड़े हुए हैं गले में, वहीं से सिक्रेशन रिलीज करते हैं, ठीक है। ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम जिस तरह डाउनवर्ड जाओगे ना, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होकर खून के साथ डायरेक्टली मिल रहा है, वो वाले पार्ट नहीं है, ठीक है। और इसी तरह जो एनएस है, लास्ट पोर्शन है, बिल्कुल लास्ट, जहाँ पे जहाँ से एक्सक्रीट आउट होना होता है, वो भी एन के स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड इस तरह याद कर लो, जुबान से अगर शुरू करो, जुबान के ऊपर लकीरें बनी होती हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी लाइनें। तो स्टेटा इसे ही कहते हैं, स्टेटा का मतलब होता है बारीक बारीक लाइनें। तो स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, नॉन कैरेटिनाइज। नॉन कैरेटिनाइज का मतलब है कि स्मूथ होंगी। वही नोज के माउथ की इनर लाइनिंग भी स्मूथ है, एनस लाइनिंग भी स्मूथ होती है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा माउथ एंड फेरेंक्स, इसोफेगस और एनस, ये वो पार्ट हैं जो कि स्मूथ होते हैं और डाइजेशन नहीं होती इन पार्ट्स में। इसलिए इनको हम कहेंगे कि ये नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। अजान हो रही है, एक मिनट। ओके, अजान हो रही थी। तो इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे एपिथेलियम की, तो मैंने ये कहा था कि जिन पार्ट्स में जो है कोई किसी किस्म की कोई डाइजेशन नहीं हो रही, उन पार्ट में जो है वो नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। और जिन पार्ट में डाइजेशन होनी है या एटलीस्ट एब्जॉर्प्शन होनी है, वहां पे जो है वो सिंपल कलमनर है। जैसे आपने देखा स्टमक है, वहां पे डाइजेशन होनी होती है, वहां से मटीरियल सिक्रेशन जो है वो फूड के अंदर ऐड होती हैं, तो उसमें सिंपल कलमनर है। स्मॉल एपिथेलियम में सिक्रेशन की भी है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी होती है, सिंपल कलमनर होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में अभी हम ऊपर देखेंगे वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा था 1.4 लीटर, ठीक है, तो उसमें भी कहाँ है, सिंपल कलमनर एपिथेलियम होगी, ठीक है। अब इसी हिसाब से आप इधर आ जाओ, अपना जो सिरोजा है उसके अंदर, माउथ की बात, उसके बाद माउथ में के अंदर सिर्फ एपिथेलियम की बात की, उसके अलावा कोई बात हमने एपिथेलियम माउथ के रिलेटेड, माउथ और फेरेंक्स के रिलेटेड नहीं की, उससे नीचे वाले पार्ट के मतलब की है। अब जिस जिस पार्ट में डाइजेशन नहीं हो रही, वो पार्ट जो है वो एडवेंटिशिया होगा, ठीक है। और जिस जिस पार्ट में डाइजेशन होनी है, वहां पे विजरल पेरिटोनियम है। ये भी एक इसका तरीका है याद रखने का। दूसरा तरीका का ये है कि जो पार्ट पेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो सारे उनकी सबसे आउटर लेयर जो है, यानी कि सरोजा की जो लेयर है, वो पेरिटोनियम, विजरल पेरिटोनियम की बनी होगी। और जो बाकी जो पार्ट हैं, जैसे कि इसोफेगस है, वो डेफिनेटली थोरेसिक कैविटी में आता है, तो उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं है। और जो एनस है, वो भी आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होता है, तो उसके अंदर भी कोई इस तरह का जो है वो विजुअल पेरिटोनियम उसकी नहीं होती, वो एडवेंटिशिया होती है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, जो कि नॉन कैविटी पार्ट के इर्द गिर्द होता है। नॉन कैविटी पार्ट से क्या मतलब है, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो कैविटी में मौजूद नहीं है किसी एक, ठीक है। मतलब ये ट्यूब जो आ रही है, जो इसोफेगस है, ये हमारा है। उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तीनों एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, पेट के अंदर है। अब जो पेट की इनर वाली लेयर होती है, जो पेट के अंदर साइड वाली लेयर होती है, उसको आप कहते हो विजरल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कहते हैं, ये पेरिटोनियल कैविटी भी कहते हैं ना एब्डोमिनल कैविटी को। तो इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है, वो तमाम ऑर्गन की बाहर वाली लेयर बनाती है। इन शॉर्ट के जो जितने भी तमाम अंदर ऑर्गन है, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनकी जो सबसे आउटर लेयर होती है, वो बेसिकली पेट की अंदर वाली लेयर होती है, तो दे आर सबमर्ज्ड, ठीक हो गया। ये आ गया। अच्छा, इसके बाद फोल्ड्स हैं। फोल्ड्स उनके अंदर, एज आई टोल्ड यू, कि जिस पार्ट में डाइजेशन नहीं है, उस पार्ट में फोल्ड भी कोई नहीं है, ठीक है। जहां जहां डाइजेशन नहीं है, वहां वहां फोल्ड भी नहीं है। अब जैसे नन, माउथ और फेरेंक्स के अंदर नन है, इसोफेगस के अंदर कोई फोल्ड नहीं है। लास्ट जो एनएस था, जहां पे डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वहां पे भी नन। उसके अलावा बाकी तीनों पार्ट्स के अंदर हैं। अब इनमें जो स्टमक है, उसके अंदर एल फॉर स्मॉल लार्ज है, और जी फॉर एस फॉर स्मॉल है। लार्ज का मतलब है कि बड़े फोर, और स्मॉल का मतलब है छोटे फोर। फोर से मतलब है कि वो जो पैकिंग टाइप नहीं होता, जिसमें आप ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब जहाँ पे डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन है, वहीं पे रिक्वायर कि थोड़ी सी जगह में ज्यादा सरफेस एरिया हमें मिल जाए, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जैसे क्रिएशन हो सके, ठीक है। तो उसमें जो स्मॉल है, उन्हें आप गैस्ट्रिक कहते हो, पिट्स गड़ों को कहते हो। तो वहां से जो फोल्ड, गैस्ट्रिक पिट्स, जहां से सिक्रेशन होनी है। और दूसरा जो है रग। रग मैंने इसलिए याद किया था कि आपने कभी को देखा होगा, जिससे पाँव साफ करते हैं, वो कपड़ा उन्होंने रखा होता है अक्सर इसके बाहर, कमरे के बाहर, जिसको रग कहते हैं, ठीक है। जिसपे कपड़े, तो वो भी इस तरह का ही होता है, जिसमें उसके ऊपर ना कोई फोल्ड बने हुए हैं, ठीक है। वहां से मैंने याद किया था, रग, बड़े रग और छोटे गैस्ट्रिक पिट। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गए। इसके अंदर जो है वो मेनली तो मुझे ये विलाय और माइक्रो विलाय तो याद हो जाएंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लार्ज है वो विलाय है, जो छोटा है वो माइक्रो विलाय है। तो इस तरफ वाले हैं, उसका थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ेगा। पीली चाय सर्कुलर चाय पीली होती है,
सर्कुलर टेबल पे बैठ के पीते हैं। तो पीली चाय सर्कुलर है। और दूसरा है क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहन। इसको याद करना है, रटा मारना है, दूसरे वाले याद हो जाएंगे। बड़ा वाला बिलाई है, छोटा माइक्रो बिलाई है। इसकी जो मेरे पास स्टोरी है वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वो मैं लिख के बता दूंगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बड़ा है वो हॉस्टर है, और छोटे जो है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। क्योंकि बहुत सारी जो मतलब ये हॉस्टर जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में छोटे छोटे, ठीक है। और इंटेस्टाइन है, और लार्ज लास्ट जो है उसके अंदर भी किसी किस्म का कोई फोल्ड नहीं है। अब इसका तो इस स्टेप को याद करने का जो तरीका का सिंपल सा तरीकेकार है वो यही है कि आप इसको एक बार इसी तरह ड्रॉ करके लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। इसमें से फिर कोई एमसीक्यू स्टमक के अंदर किसी किस्म का कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से कोई ग्लैंड्स में मुराद होते हैं। अब मैंने ये याद ये इसमें एक लिंक की थी क्योंकि गैस्ट्रिक सिक्रीशन आर हाईली, तो अगर इतनी करीब कोई ग्लैंड होगा तो डेफिनेटली दैट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। मैंने ये समझा कि अभी सेकंड लेयर तक तो हो सकता है कि वो प्रॉपरली कोई ग्लैंड सही तरह वर्किंग ही ना कर पाए, इसलिए इसके अंदर किसी किस्म का कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, ठीक है। स्टमक के अंदर इसोफेगस के अंदर जब म्यूकस है। अच्छा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो है वो ड्यूडेनम के अंदर ब्रूनर ब्रूनर ग्लैंड होते हैं, और इलियम के अंदर पेयर पैचेस होते हैं। ब्रूनर ग्लैंड क्या होता है? ब्रूनर ग्लैंड जो है वो बेसिकली बाइकार्बोनेट को रिलीज करता है ताकि वहां पे जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको कम किया जा सके। तो डेफिनेटली अब मैंने ये ब्रूनर, बर्नर जो है वो जलाने वाला, तो ब्रूनर क्या हुआ? बचाने वाला, ठीक है। भाइयों हैं, एक का नाम बर्नर है, एक का नाम ब्रूनर है, ठीक है। राम और श्याम। तो ये जो बर्नर का मतलब होता है जलाने वाला, तो ब्रूनर का मतलब है बचाने वाला। तो इसका काम क्या होगा कि ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, और प्रोटेक्शन कहाँ पे चाहिए, मतलब एसिडिटी को कम करेगा, और वो कहाँ पे रिक्वायर्ड है? इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि वहां पे इंजाइम्स ने काम करना है, और इंजाइम लो पीएच पे काम, इंटेस्टाइनल इंजाइम लो पीएच पे काम नहीं करते, सिर्फ पेप्सिन काम करता है जो कि स्टमक में होता है। और दूसरा जो है इलियम है, जहाँ पे पेयर्स पैचेस मौजूद होते हैं। पेयर्स पैचेस बेसिकली लास्ट टाइम सर ने क्विज में भी पूछा था, तो दीज आर बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेंटर्स। ये जो भी इंटर जो आप हमने देखा था पैथोजन वाला फंक्शन, जो पैथोजन किलिंग वाला फंक्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक का, वो यहाँ पे हो रहा होता है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि लेमिना के अंदर जो है ना मौजूद होते हैं। लेमिना से उससे मुराद ये है कि सिंपल उसकी जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसके अंदर मौजूद होते हैं ये पेयर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में, स्पेशलाइज में। और वहां पे जो है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो भी एंटीजन आता है वो इसके पास जाता है। इसका सर ने बताया था, वो हम दूसरे पार्ट में कर भी लेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू यही है कि इसके अंदर एंटीजन जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं टुवर्ड्स टी सेल्स, बी एंड टी सेल्स ना। तो वो फेज पैचेस के अंदर ही किए जाते हैं। तो दीज आर बेसिकली इम्यून सेंटर्स ऑफ द म्यूकोजल इम्यूनिटी, ठीक हो गया। अब पेयर पैचेस जो है वो इलियम जो है वो पार्ट है जहाँ पे आके बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ये वो पार्ट है जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होती है, तो वहां पे पेयर पैचेस मौजूद होते हैं, ठीक है, फॉर द इम्यूनिटी। आगे आ जाता है स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल जो है उसका सिंपल सी टेक्निक ये है कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उनमें सर्कुलर भी होंगे और लॉन्गिट्यूडनल भी होंगे। सर्कुलर की इन सेंस में कि गोल ट्यूब है, और लॉन्गिट्यूडनल इस सेंस में कि लंबी लंबाई के रुख ट्यूब जा रही है। तो दोनों तरह के मसल हैं, सर्कुलर भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। लेकिन जो स्टमक है वो 3D स्ट्रक्चर है, बाकी दोनों क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे इसोफेगस, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक के अंदर 3D तीसरी तरफ भी एक्सपैंड हुआ है, फैला हुआ है ना। तो इसलिए इसके अंदर एक और टाइप ऑफ मसल है जो कि ऑब्लीक है। ऑब्लीक क्या होता है कि गोल गुब्बारा पकड़ो, उसको दोनों साइड से खींच लो। वो जो एक प्याज की तरह का स्ट्रक्चर बनता है ना, खींचा हुआ गुब्बारा, ठीक है, वो वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑब्लीक होता है, ठीक है। तो क्योंकि स्टमक 3D एक्सपैंड हुआ है, तो इसके अंदर ऑब्लीक मसल भी है, लॉन्गिट्यूडनल भी है, सर्कुलर भी है। बाकी सारों के अंदर सर्कुलर है और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल है। तो डेट वाज ऑल अबाउट दिस टेबल, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट पे आता है वो एनल ऑरिफिस होता है, यानी कि वो ओपनिंग, लास्ट ओपनिंग ऑफ द एनल, ठीक है। वो स्किन है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वाला पार्ट नहीं है, वो बाहर वाला पार्ट है। तो डेट इज स्किन, तो इसलिए वो कैरेटनाइज होती है। बाकी तमाम पोर्शन जो है वो इनर पार्ट जो है वो सारे के सारे नॉन कैरेटनाइज थे। ये क्या होती है? कैरेटनाइज होती है, ठीक है। एन के स्टैंड फॉर नॉन कैरेटनाइज, जो मैंने ऊपर लिखा था एन के स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये था पूरा उसका लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर इतना क्लियर है तो मुझे बता दो ताकि हम फिर आगे चलें। अगर कुछ समझ नहीं आए तो फिर पूछ लो।
ओके, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जिसके अंदर है द रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी। डाइजेशन की जो है ना वो रेगुलेशन हो रही है, प्रॉपर रेगुलेशन। तो इसके अंदर जो है वो तीन लेवल होते हैं बेसिकली। एक लोकल कंट्रोल होता है, एक न्यूरल कंट्रोल होता है, और तीसरा जो है वो हार्मोनल कंट्रोल होता है। वो ये डायग्राम बनी थी, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आएगी। जैसे फूड इंटर करता है ल्यूमन में तो कुछ चेंजेस होती हैं उसके अंदर। पहली चेंज क्या है कि न्यूट्रिएंट की, ल्यूमन के अंदर न्यूट्रिएंट आ गया जो भी आपने खाना खाया, उसके साथ केमिकल मैसेंजर भी आएंगे। अब ये फूड से भी आ सकते हैं और यहाँ से रिलीज भी हो सकते हैं, ठीक है। रिलीज बाय सेल ऑफ म्यूकोजा, म्यूकोजल सेल जो है वहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स भी रिलीज करेंगे, केमिकल रिलीज करेंगे। चेंज इन पीएच ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेमन, डेफिनेटली लेमन की पीएच चेंज होगी। स्टमक है तो फूड आएगा तो ही एसिड रिलीज होगा, और जैसे ही एसिड रिलीज होगा तो वो पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी। और फिजिकल डिस्टेंशन ऑफ द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डिस्टेंशन क्या होता है कि जिस तरह अंदर जो फूड आएगा हमारे इंटेस्टाइन इसके अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो वो इसकी वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। इस प्रेशर को कहते हैं डिस्टेंशन, दबाव, खींच के रखना, दबा, अंदर से दबा के रखना, ठीक है। तो ये डिस्टेंशन है। बेसिकली चार चेंजेस हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस, केमिकल मैसेंजर की प्रेजेंस, पीएच का चेंज होना, और लास्ट था डिस्टेंशन, फिजिकल डिस्टेंशन। अगर इन दोनों चेंजेस को हम कैटेगराइज करें तो ये बेसिकली दो ही तरह की चेंजेस हैं, या कीमो केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंज। अब न्यूट्रिएंट, केमिकल या पीएच, ये तीनों क्या है, केमिकल चेंज है जो डिटेक्ट हो सकती हैं, ठीक है, केमिकली डिटेक्ट होंगी। और जो फिजिकल डिस्टेंशन है दैट इज द फिजिकल चेंज। तो ये दोनों चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए वहां पे मौजूद है कीमो रिसेप्टर एंड दूसरे जो है वो फिजिकल रिसेप्टर होते हैं जिसको स्ट्रेच रिसेप्टर का नाम दिया गया है। अब ये जितने भी लोकल फैक्टर हैं ये फर्दर स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट किसको करेंगे? कीमो रिसेप्टर को और स्ट्रेच रिसेप्टर को, डेट फर्दर स्टिमुलेट न्यूरल कंट्रोल, लॉन्ग एंड शॉर्ट रिफ्लेक्सेस। यानी कि जो लोकल कंट्रोल है वो आगे, लोकल कंट्रोल में ये चार चीजें जो चेंजेस आई हैं ये आगे स्टिमुलेट करेंगी कीमो रिसेप्टर और स्ट्रेच रिसेप्टर को। अब ये जो कीमो और स्ट्रेच रिसेप्टर हैं ये आगे जो दूसरा कंट्रोल है न्यूरल कंट्रोल, जैसे नीचे वाला डिब्बा है जो कि थ्रू न्यूरॉन्स कंट्रोल होना है, उसको स्टिमुलेट कर देगा। अब वो सिक्रीटरी सेल, अच्छा एक तो ये जो लोकल फैक्टर हैं ये इसको स्टिमुलेट कर देंगे। दूसरा जो है यही लोकल फैक्टर जो चार चेंजेस ऊपर पड़ी हैं ये क्या करेंगे, सिक्रीटरी सेल को करेंगे डायरेक्टली भी उसको जो है ना वो प्रमोट करेंगे कि वो वहां पे अपनी सिक्रीशंस को क्या करे, रिलीज करे। और तीसरा जो है वो एंडोक्राइन सेल्स को ये स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो हार्मोनल कंट्रोल के को भी एक्टिवेट कर दे। तीन लेवल ऑफ कंट्रोल थे, लोकल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। और लोकल कंट्रोल डायरेक्ट जो काम कर रहा है वो क्या है, सिक्रीटरी सेल्स के ऊपर उसकी सिक्रीशन करवा रहा है। और जो इनडायरेक्ट काम कर रहा है वो ये है कि ये आगे ड्यूरल कंट्रोल को भी स्टिमुलेट कर रहा है और हार्मोनल कंट्रोल को भी स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहीं से होगी लोकल कंट्रोल से, सही हो गया। अब आगे हमारे पास आ गया न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल बेसिकली है जिसके अंदर न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये दो लेवल का कंट्रोल है बेसिकली। एक जो है वो लोकली, जो कि हमारी माइंट्रिक प्लेक्सस अभी हमने बात की मौजूद होती है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर मस्कुलरिस मुकोसा के उसके अंदर मस्कुलरिस के अंदर जो है एक मौजूद होती है प्लेक्सिस, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क मौजूद है। तो वो जो कंट्रोल करेगा दैट इज शॉर्ट रिफ्लेक्स। शॉर्ट रिफ्लेक्स का मतलब है कि यहीं से इन चेंजेस ने, यहीं जो हमारे एंटेरिक सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट किया और उसने एक्शन किया, एक काम। दूसरा है लॉन्ग रिफ्लेक्सेस कि यहाँ से सिग्नल दिमाग को या स्पाइनल कोड को गए, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और उन्होंने फिर आगे जो है वो इसको दोबारा कंट्रोल किया। तो हम शॉर्ट रिफ्लेक्स के ऊपर बात करते हैं। Receptors in digestive tract can stimulate through reflexes to controlling neuron located in the myontic plexus to act। अभी जो ऊपर मैंने बताया था कीमो रिसेप्टर और स्ट्रेच रिसेप्टर, ये आगे क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे शॉर्ट रिफ्लेक्स के जरिए मायोट्रिक प्लेक्सस को, डायरेक्टली उसको स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है। दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड मायोट्रिक रिफ्लेक्स। इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड मैनी सिक्रेटरी फंक्शन। और ये अल्टीमेटली जो है वो पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करेगा और सिक्रीशंस को कंट्रोल करेगा कि जो भी वहां पे सिक्रीशंस वगैरह होनी है। अब ये जो शॉर्ट रिफ्लेक्स है ये क्या है, जहां पे फूड है वहां पे इसका कंट्रोल है। फूड आगे मूव किया तो आगे नई नर्व्स, नई नई सिग्नल्स, नई डिस्टेंशन, ठीक है। तो ये क्या, इसी वजह से इसको कहते हैं शॉर्ट रिफ्लेक्स, जहां पे खाना है सिर्फ वहीं को ये कंट्रोल कर रहा है। ओवरऑल माउथ से लेके जैसे खाना मुंह में आता है स्टमक भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये कैसे कंट्रोल हो रहा है, तो ये होता है सीएनएस के जरिए कि जब आपके खाना फेरेंक्स में आता है तो यहाँ से सिग्नल आते हैं कि और ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक, और उसके जरिए वो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो वो होता है लॉन्ग रिफ्लेक्स कंट्रोल। शॉर्ट रिफ्लेक्स कंट्रोल है जहां पे खाना है वहीं पे कंट्रोल है, ठीक है। लॉन्ग रिफ्लेक्स में क्या करता है कि ये जो रिसेप्टर हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के,
ये लॉन्ग रिफ्लेक्स, शॉर्ट रिफ्लेक्स के जरिए उसने डायरेक्टली माइंट्रिक प्लेक्सिस को स्टिमुलेट किया था, और लॉन्ग रिफ्लेक्स के जरिए ये सिग्नल भेजेंगे सीएनएस को, ताकि वो हायर लेवल ऑफ कंट्रोल दे डाइजेस्टिव और ग्लैंडुलर एक्टिविटी पे। ग्लैंडुलर से मुराद है सिक्रेटरी एक्टिविटीज। इट इन्वॉल्व इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन इन इट। अब इसके अंदर कौन कौन होगा? इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन कहते हैं वो जो सीएनएस का पार्ट बनते हैं, स्पाइनल कोड और ब्रेन को बनाते हैं जो। और मोटर न्यूरॉन होते हैं वो जो कि स्पाइनल कोड से या ब्रेन से, सीएनएस से बेसिकली, जो इफेक्टर तक, जहाँ पे सिक्रेशन होनी है वहां तक सिग्नल लेके आते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये दोनों तरह के होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड पैरासिम्पथेटिक मोटर फाइबर। इसके अंदर पैरासिम्पथेटिक मोटर फाइबर होते हैं, जो कि फाइबर से मुराद है कि वही न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क, जो कि स्पाइनल कोड से अपने रिस्पेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि ग्लोसोफेरेंगियल, ये नर्व नंबर 9 है, नर्व नंबर 9 है इसका नाम है। और ये ग्लोसोफेरेंगियल है, फेरेंगियल का मतलब है फेरिंग्स के पार्ट को आके कंट्रोल कर रही है। दूसरा जो है वो एनएक्स न्यूरॉन नंबर 10 है, जिसको वेगस नर्व कहते हैं। और पेल्विक नर्व, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के पेल्विक पार्ट से आ रही हैं। ठीक है। तो ये नर्व्स होती हैं जो कि आगे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर रही होती हैं? कंट्रोल कर रही होती हैं। ऑल दीज नर्व साइनैप्स इन द माइंट्रिक प्लेक्सिस एंड थर्स कंट्रोल इट। अब अल्टीमेटली इन्होंने डायरेक्ट इन जो ये मोटर, ये जो नर्व्स आ रही हैं, ये जो फाइबर आ रहे हैं, ये खुद आगे कंट्रोल नहीं करते, ये भी आगे आगे माइंट्रिक प्लेक्सिस को स्टिमुलेट करेंगे। और माइंट्रिक प्लेक्सिस जो है वो आगे बाकी सारे डाइजेस्टिव या सिक्रेटरी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा। तो अभी ओवरव्यू क्या हुआ कि लोकल फैक्टर्स ने, जो यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद थे, उन्होंने डायरेक्टली भी माइंट्रिक प्लेक्सिस को स्टिमुलेट किया, और दूसरा उन्होंने सीएनएस को स्टिमुलेट किया, सीएनएस ने वापस आके फिर से माइंट्रिक प्लेक्सिस को स्टिमुलेट किया। तो ये जो है वो, अब इसमें फर्क सिर्फ ये था कि वो लोकली कर रहा था थोड़े थोड़े पार्ट को, और सीएनएस ने ओवरऑल पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या किया? कंट्रोल किया, स्टिमुलेट कर दिया। दीज फाइबर कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट डाइजेस्टिव फंक्शन, ये हो गया। अब ये कौन कौन से फंक्शन को कंट्रोल करता है? लार्ज स्केल पेरिस्टालसिस। जो लोकल था, शॉर्ट रिफ्लेक्स थी, वो वहीं छोटे छोटे लेवल पे जो पेरिस्टालसिस है उसको कंट्रोल कर रही थी, और ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो पेरिस्टालसिस है उसको कंट्रोल कर रहा होगा। और सेगमेंटेशन मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है, जिसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ पहले। जो थर्ड वन होता है वो है हार्मोनल कंट्रोल। हाँ, मैंने शॉर्ट रिफ्लेक्स के अंदर ही बताया था कि वो एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और एंडोक्राइन सेल जो है, लोकल फैक्टर जो है, एंडोक्राइन सेल जो है वो आगे क्या करते हैं? जाके हार्मोनल कंट्रोल को स्टिमुलेट करते हैं। तो बेसिकली 18 हार्मोन है प्रोड्यूस होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, जिनका मेन फंक्शन जो है वो डाइजेशन को कंट्रोल करना है, और इनडायरेक्टली वो दूसरे जो फंक्शन, दूसरे ऑर्गन है उनको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। दीज हार्मोन आर पेप्टाइड इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर होते हैं तमाम हार्मोन। पेप्सिन देख लिया, ट्रिप्सिन देख लिया, बहुत सारे जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। दे आर प्रोड्यूस बाय एंटेरो एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन का मतलब है कि हार्मोन रिलीजिंग सेल्स, यानी कि वो जो डक्ट डक्ट ग्लैंड होते हैं, तो उसको एंडोक्राइन कहते हैं ना। तो वो, और एंटेरो से मतलब है कि इंटेस्टाइन से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड। ठीक है। एंडोक्राइन सेल इन द एपिथेलियम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये बेसिकली 3 लेवल ऑफ कंट्रोल है ऑफ द डाइजेस्टिव एक्टिविटी। होप सो इट्स क्लियर। हो गया तो मुझे बताओ, ताकि फिर हम आगे चलें। मैं फिर इसका दूसरा पार्ट आगे करके आता हूँ उतनी देर में। ये बना भी हुआ है, इसके अंदर लोकल फैक्टर हैं वो, ये एंडो इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स के जरिए हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जो कि ब्लड के जरिए सिक्रेटरी सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ देखो कि यही लोकल फैक्टर आगे स्ट्रेस रिसेप्टर और कीमोरेसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि डायरेक्टली शॉर्ट रिफ्लेक्स के जरिए डायरेक्ट मैंट्रिक प्लेक्सिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और लॉन्ग रिफ्लेक्स के जरिए सीएनएस को, जो कि सीएनएस आगे आके मैंट्रिक प्लेक्सिस को स्टिमुलेट कर रहा है। मैंट्रिक प्लेक्सिस आगे क्या कर रही है? पेरिस्टालसिस करवा रही है और सेगमेंटेशन मूवमेंट करवा रही होती है। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टमक। स्टमक के अंदर क्या है कि इसके 4 रीजन है: कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। कार्डिया जो है वो हार्ट की तरफ होता है, इस वजह से होता है। उसके बाद फंडस जो है वो इसका जो एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिस तरह ऊंट की एक कुहान होती है, उस तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसको फंडस कहते हैं। बॉडी इसका मेन पार्ट है, और लास्ट जो पार्ट होता है जो कि आगे फनल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको पाइलोरस कहते हैं। इसके अंदर जो है वो इसके डिफरेंट पोर्शन है। इसको मैंने आगे कुछ स्लाइड में डाटा था, कुछ पिक्चर में डाटा था, तो मैंने उसको एक साथ इकट्ठा कर लिया। तो सबसे पहले जो है वो, जैसे ही खाना जाना है, तो खाना जाने से पहले हमें चाहिए स्टमक की प्रोटेक्शन। स्टमक की प्रोटेक्शन के लिए क्या रिलीज होगा? म्यूकस। तो वहां पे मौजूद है म्यूकस नेक सेल,
जो कि दो तरह की सिक्रेशन करते हैं, एक म्यूकस और दूसरे बाइकार्बोनेट। अब जो म्यूकस है वो बेसिकली फिजिकल बैरियर है बिटवीन स्टमक वॉल एंड मतलब ल्यूमन और एपिथेलियम के दरमियान। ल्यूमन से मुराद है अंदर वाला जो पोर्शन है वो, और एपिथेलियम, एपिथेलियम से मुराद है जिससे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना हुआ है, उसके दरमियान एक फिजिकल बैरियर है, ताकि क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम तो प्रोटीन डाइजेस्टर है और सारा मटेरियल बना हुआ प्रोटीन का, तो वो तो डाइजेस्ट कर जाएंगे, एसिड रिलीज होना वो इम्पेक्ट करेगा, इसलिए जो है वो म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस बेसिकली दो तरह का हो सकता है, एक इनसॉल्युबल और दूसरा सॉल्युबल। जो सॉल्युबल है उसका सिंपल सा काम ये होगा कि उसने फूड के अंदर मिक्स होके उसको जो है वो पैलेटेबल मतलब उसको उसको लुब्रिकेट करना है प्रॉपरली, ताकि उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो सके। और जो इनसॉलेबल है, अब वो है इनसॉलेबल, इसका मतलब ये है कि वो उसके ऊपर कोई इंजाइम, कोई डाइजेस्टिव इंजाइम काम नहीं कर सकता, कोई चीज उसको रिमूव आउट नहीं कर सकती। तो उसका काम ये होगा कि वो पूरी लेयर को के ऊपर लग जाएगा एज अ प्रोटेक्टिव पेंट, और उसको बचाएगा फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड द एसिड। तो इनसॉलेबल का काम क्या है कि सिंपल उसने लगना है और मतलब एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करना, और जो सॉलेबल है वो फूड के अंदर मिक्स करके उसको लुब्रिकेट करेगा। दूसरा जो है वो नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट से मतलब गर्दन, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग या एंड पॉइंट, वो बाइकार्बोनेट है जो कि गैस्ट्रिक एसिड को बफर करता है, ताकि एपिथेलियम को वो ना हो पाए। डेफिनेटली जब फूड चला गया है तो उसके बाद जो है वो प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस भी करनी है बाइकार्बोनेट वगैरह की के जरिए। बाइकार्बोनेट्स बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट को खत्म करने के लिए भी रोल प्ले करते हैं। पेरिटल सेल, पेराइटल सेल्स भी कहते हैं। पेरिटल सेल्स के अंदर जो है हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होना है और इंट्रिंसिक फैक्टर। हमने म्यूकस रिलीज कर दिया, बाइकार्बोनेट, हमें प्रोटेक्टिव, सबसे पहले क्या होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हमने कर दी। अब जो है सेकंड पार्ट होता है कि अब एसिड रिलीज होना है। एसिड क्या है कि उसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड है जिसकी पीएच होती है 2 से लेके 3.5 तक, और दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि पेराइटल सेल ने रिलीज करना है। अब जो इसमें गैस्ट्रिक एसिड है वो सिंपल क्या कर रहा है, बैक्टीरिया, ये डिफरेंट उसके फंक्शन लिखे हुए हैं, तरतीब से दिए थे वैसे मैंने। और सबसे पहले खाने के ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता है, जम्स होते हैं, किल बैक्टीरिया, तो पहले सबसे पहले खाने के ऊपर वाले हिस्से को खत्म करेगा, यानी कि बैक्टीरिया को। उसके बाद खाने में प्रोटीन थी, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद उसके अंदर मिनरल्स बच गए तो मिनरल्स को हेल्प आउट करेगा। अब प्रोटीन से है, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट कर गया इसने, इसने प्रोटीन, अब ये तीन मेन फंक्शन आ गए, किल बैक्टीरिया, डीनेचर प्रोटीन फॉर देयर डाइजेशन एंड हेल्प कैल्शियम एंड आयरन अब्जॉर्प्शन। अब इनमें जो प्रोटीन है वो कैसे किया इसने बेसिकली, उसके लिए ये पेप्सिन को एक्टिवेट करवाता है, फ्रॉम पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाता है, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। और दूसरा जो है प्रमोट अदर सिक्रेशन, दूसरे सिक्रेशन को प्रमोट करता है, ये एक्स्ट्रा फंक्शन याद कर लो। हेल्प कैल्शियम एंड फेरिक एब्जॉर्प्शन से आपको इंट्रिंसिक फैक्टर याद रह जाएगा कि यहाँ पे मिनरल्स है, तो मिनरल से B12 भी एक चीज है कि जो एक विटामिन है जिसने एब्जॉर्ब होना होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर की रिलीज करवा देगा। तो अगर मैं इसको जुबानी बताना चाहूँ तो सबसे खाने के सबसे ऊपर था बैक्टीरिया, तो उसने उसको किल किया, उसके बाद उसके अंदर खाने के अंदर प्रोटीन थी तो उसने प्रोटीन की डाइजेशन करवाई, और तीसरा था मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करवाई जिसमें कैल्शियम और आयरन थे। अब प्रोटीन को कैसे डाइजेशन करवाई, क्योंकि उसके अंदर पेप्सिन थी, और पेप्सिन को पेप्सिनोजिन को इसने कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो मिनरल से लफ्ज मैंने निकाला वाइटामिन का, पेराइटल सेल जो हैं वो आगे इंट्रिंसिक फैक्टर को भी रिलीज करते हैं जो कि B12, जो कि एक वाइटामिन है, मिनरल्स के साथ की एक क्लास है जिसके अंदर विटामिन की जो है वो एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ हम मैक्सिमम फंक्शन जो है वो एक ही बार में इसको याद कर सकते हैं। लास्ट में उसके बाद आ जाए एंटेरोक्रोमेफिन्स लाइक सेल, हिस्टामाइन को रिलीज करवाते हैं, और हिस्टामाइन जो है वो गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करवाता है। ऐसे याद कर लो, चीफ सेल होते हैं। अब चीफ क्या होता है, मुल्क कौन चला रहा है पाकिस्तान का, चीफ साहब, ठीक है। तो चीफ स्टमक से एक्सपेक्टेड क्या था, डाइजेशन, तो जो डाइजेशन है वो बेसिकली चीफ सेल करवा रहे हैं, जिसमें पेप्सिनोजिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, यानी कि फैट और प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में होनी होती है थोड़ी बहुत, और वो कर रहा है चीफ साहब, मुल्क चीफ चलाता है, ठीक है। आर्मी, तो पेप्सिनोजिन जो है वो बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ये आगे उसकी कुछ लिखी हुई है। पेप्सिनोजिन HCl रिलीज होता है 2 से 3.5 pH, जैसे ही वो है वो पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देती है पेप्सिन के अंदर, और वो आगे प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन के अंदर, ठीक है। और वो पेप्टोन जो है वो दोबारा से पीएच को 2 से 3.5 मतलब मजीद उसको स्टिमुलेट करता है प्रोसेस को। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है एज इट इज रिटर्न। और लास्ट पे दो सेल आ जाते हैं, डी सेल एंड जी सेल। डी सेल बेसिकली, डी से डिमिनिशिंग, डिस्ट्रॉय, खत्म करने वाला, लो करने वाला, डिमिनिश का मतलब है कम करने वाला, तो ये गैस्ट्रिक एसिड को इनहिबिट करेगा। और जी फॉर गैस्ट्रिक, ये प्रमोट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, ठीक है, जिससे गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है। सोमेटोस्टेटिन, स्टेटिंग, स्टैट का मतलब होता है रोकना, स्टेट, ठीक है, रुक जाना, तो स्टोमेटोस्टेटिन जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को रोकता है। और जो गैस्ट्रिन है वो उसकी गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जो है वो जी सेल से निकला है, और जी सेल से आप याद रख लोगे कि वो गैस्ट्रिक एसिडिकेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक हो गया, इतना याद हो गया।
आगे मीटिंग एंड होने वाली है, तो दूसरी फिर नमाज के बाद कर लेते हैं। इतना क्लियर है तो बता दो, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मेरे ख्याल एक आधा मिनट ही है मीटिंग में।